और हम लोगों ने पढ़ा था 3 तरीके। नंबर 1, मार्केट वैल्यू, वैल्यू पर ही बेचती है, वो उसको जरूरत ही नहीं होती कि उसको क्या करे, मार्केट से कम वैल्यू पे बेचे। दूसरा तरीका, राइट्स इशू। और हमने ये पढ़ा था कि राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है। 8, डिस्काउंटेड प्राइस। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि राइट इशू के एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज, आपको इन्वेस्टमेंट्स आर रिसीव्ड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या है, प्रॉम्प्टली का मतलब है आपको जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि आपको अपने इन्वेस्टर्स का पता होता है, उन्हीं को आप क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं, तो आपको जल्दी शेयर्स मिल जाते हैं। अगला फायदा, वोटिंग राइट्स आर नॉट डिस्टर्ब। नया बंदा आता ही नहीं है, आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि अगर आपने और शेयर्स खरीदने हैं तो हमने आपके लिए राइट इशू करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर नहीं खरीदता तो दूसरा इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं और आप बायर मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज क्या है, एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स are not satisfied, right issue will not be, आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल, इसके लिए लफ्ज सक्सेसफुल इस्तेमाल होता है। और अगर ऐसे हो जाए, इफ इट इज unsuccessful, the reputation in the market will be damaged। कि आप पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही एतबार नहीं कर रहा, किसी कंपनी पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही एतबार नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या होगा, रेपुटेशन डैमेज हो जाता है। होपफुली ये बात क्लियर है। जी असामुद्दीन, आप बिल्कुल सही कह रहे, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे दी कि आप हमसे शेयर्स खरीदे। अगर कोई नहीं खरीदता तो उसको फिर दूसरा खरीद सकता है, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। आपको यह भी बता दूं, जो प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनसे इन्वेस्टर खुश होते हैं, इन्वेस्टर उसके लिए कर्ज लेता है लेकिन शेयर्स को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान है। शेयर होल्डिंग चेंज होने से डायरेक्टरशिप की रेशो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहां तक क्लियर है।
सही है। तो मार्केट वैल्यू में भी हमें कैश मिलता है, राइट इशू में भी हमें कैश मिलता है। ऑब्वियसली मार्केट से थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कैश ही मिल रहा होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा सारे कमेंट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आएगा और आपका एसबीआर तक इसका सामना होगा। तो अभी आप सारी चीजें क्लियर करो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको शायद पता है या नहीं पता, क्योंकि एसीसीए में फिर आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होगा। मैं क्योंकि मसरूफियात मेरी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने F7 और SBR दोनों को क्या किया हुआ है, FR और SBR दोनों के लिए फ़िलहाल मैं अब नहीं कर रहा। तो दूसरा टीचर आएगा, उसको नहीं पता होगा कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, इसलिए हर किस्म के प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग क्या करें, क्लियर करें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि जहां 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 मुझे लगता है कि मुझे यहाँ F7 लेवल के कुछ चीजें करानी चाहिए तो मैं करा देता हूँ। नवीद बेटा, आज हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो राइट इशू है उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। राइट इशू चूंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होता है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको पैसे जल्दी मिल जाते हैं। जब आपको पता हो कि फलाना फलाना मुझसे खरीद रहा है, तो उसको एक लेटर कर लो कि इतने दिनों में तुम पैसे जमा करो, वरना हम शेयर्स किसी और को दे देंगे। तो वो ऑब्वियसली जमा करेगा और जल्दी आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा, वोटिंग राइट भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, एक डिसएडवांटेज है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही आपसे क्या हो, नाराज हो और वो आपको राइट इशू न दे, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम ये होगी कि रेपुटेशन का लॉस आपको अलग से बियर करना पड़ेगा। शऊर बेटा, देखो आपको एक चीज बता दूं, देखो अगर मुझे कम आप कह सकते कम वैल्यू पर शेयर कैपिटल मिल रहा है, तो इसका मतलब है मुझे एडवांटेज है ना, मैं मार्केट में उसको महंगा बेच सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं बेचूं, लेकिन मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा हो गई ना। जी शऊर, मार्केट में शेयर 5 रुपए का है, मुझे 4 रुपए का मिल गया। बेटा आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे आप बेच सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। कंपनी ने तो इसलिए नहीं दिए कि आप लाजमन इसको ना बेचो। इसीलिए जब साल के आखिर में एजीएम होता है, अब जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे वो अपने सारे बातें मनवाएगा। अगर आपने शेयर्स बेच दिए तो आपके पास वोटिंग राइट्स क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है शऊर? अच्छा जी, थर्ड तरह के शेयर इशू को देखते हैं और वो क्या कहलाता है, बोनस इशू। बोनस इशू में आप क्या करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आप उनसे 1 रुपए भी नहीं लेते हो, लेकिन आप उनको शेयर्स दे देते हो। अच्छा, ऐसे कब होता है? जी बेटा, ऐसे कब होता है? आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
जी बेटा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऐसा कब होता है? मैं कब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देता हूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? जी बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहूंगा वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करे, पैसे दे। टू इनकरेज देम टू बी इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका इम्पैक्ट है। मलिक शहाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट है, हम क्यों कर रहे हैं? एज अ रिवॉर्ड, बिल्कुल ठीक है, एक आंसर आ गया। बाकी देखो बेटा, आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, कमर्शियलिज्म में या बिजनेस रिलेशनशिप में हम किसी को बाय द वे रिवॉर्ड नहीं देते, हम किसी को बाय द वे इनकरेज नहीं करते कि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। मैं सिर्फ पहला हिस्सा अगर समझाऊं तो कैसे होगा। अगर मैं क्या करता हूं, दी कंपनी wants to retain dividends. In other word, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दी कंपनी wants not to give dividend to the shareholders. अगर मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दूंगा तो क्या वो हमारे डायरेक्टर्स का तो सिंपल एनुअल जनरल मीटिंग में हम सबको क्या कर देंगे, फारिग कर देंगे। देखो, इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि उसको प्रॉफिट मिले। जब मैं उसको डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं दूंगा तो क्या इन्वेस्टर मुझे फिर भी डायरेक्टरशिप में रखेगा? नहीं रखेगा ना। मैं उसका डिविडेंड रोकना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, बड़े बड़े और प्रोजेक्ट है और चाहता हूं ये पैसे वहां लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे डायरेक्टर के लिए कमा लूंगा। लेकिन डायरेक्टर तो नाराज होगा कि यार मैं पूरे साल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस डिविडेंड के लिए मैंने गुजार दिया और आखिर में तुमने कहा मैं डिविडेंड ही नहीं देता। तो उनको खुश रखने के लिए, ताकि वो नाराज ना हो, हम क्या करते हैं, इट इश्यूज शेयर्स और जी बेटा, ये बात क्लियर है? जी बाकी लोग बेटा आप लोग कमेंट करो, स्पेशली फीमेल्स कोई कमेंट नहीं कर रही। अच्छा जी, आ गई है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया है। जरा आप लोग कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं क्या करता हूं, आगे जाता हूं। सेकंड, अब ये जरा टेक्निकल है, इसको समझना। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से वही एग्जाम्पल दोहराना चाह रहा हूं। आप सब के जेब में अभी इस वक्त कितने लोग हैं जिसके पास 5000 का नोट है? बाय द वे मैं बता दूं, मेरे पास नहीं है। और किसके पास है? अगर मैं ऐसे देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि हम में से शायद 20 लोग हैं, 22 लोग हैं जो अभी ऑनलाइन है,
तो उसमें से 7-8 लोगों के पास होगी, 10 लोगों के पास होगी। जी फैसल एब्सेंट है, वरना वो जरूर कहता कि जी मेरे पास है। अच्छा खैर, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो उसकी याद आप सबको आ रही है, इसका मतलब है वो अच्छा बंदा है। तो अगर मैं ये कहूं कि 10 और 20 रुपए किसके पास है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा मेरे पास है। बाकी लोग भी होंगे जो ये कहेंगे कि जी हमारे पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट्स मौजूद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मार्केट में सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी मार्केट में सर्कुलेशन बहुत कम है। वैसे बाय द वे आपको बताता चलूं, एक जगह पे मैं इसी तरह बैंक के काउंटर के सामने खड़ा था। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास 10-12 हजार रुपए हो तो ये बड़ी चीज होती है, ठीक है। अभी तो खैर नहीं, अभी तो मतलब 10-12 हजार रुपए नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो उसमें 12 हजार रुपए बड़ी चीज होती थी। तो मैं इसी तरह चेक काटा कि मुझे 12 हजार रुपए कैशियर दे देगा। तो इतने में एक खातून आई जो शक्ल से, बिहेवियर से, बातों से लग रहा था कि ये कोई शायद अपने सैलरी के लिए आई है जो 10-12 हजार रुपए होगी। लेकिन जब उसने चेक काटा तो उसमें लिखा था 120 मिलियन रुपीज। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। ये मैंने बात बिल्कुल फैसल के लिए नहीं की, मैंने बड़ा जनरल बोला है, ठीक है। चले खैर, अच्छा जी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो कभी कभार हमारा जो मार्केट, जो आप कह सकते हैं शेयर कैपिटल है, उसको मोर मार्केटेबल करने के लिए आप क्या करते हो? आप बोनस इशू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि एप्पल का पर शेयर कितने डॉलर है आजकल? आजकल एप्पल पर डॉलर मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो 735 टू 750 तक चल रही है पर शेयर। अब ये देखिए 735 या 750 डॉलर, उम्मूमन अगर हम पाकिस्तानियों में देखें तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये अभी आप लोगों को पता है कि अभी यूनिवर्सिटी रोड पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है डायमंड मॉल के नाम से। आप लोगों ने बोर्ड देखे होंगे, इश्तिहारात देखे होंगे। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि उसका एक शेयर की कितनी कीमत है? एक शेयर की कितनी कीमत है जी डायमंड मॉल के लिए? आप लोगों में से किसी को पता है? जी वजह क्या है? वजह यह है कि उसकी एक शेयर की कीमत 10 मिलियन रुपीज है। अब जाहिर है आम आदमी इसको नहीं खरीद सकता, इसलिए आम आदमी को पता ही नहीं है कि डायमंड मॉल की क्या कीमत है। हाँ, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनके पास पैसे हैं,
वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज को जरूर देखते हैं और अवेल करते हैं। उन्हें पता है कि पर शेयर 10 मिलियन उसकी कीमत है। तो इट मींस अगर ये एक शेयर को आगे बेचेगा, उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो एक बड़े इन्वेस्टर को ही ढूंढेगा, वरना कभी नहीं बेच सकता। इसका एडवांटेज तो है कि उसके पास एक बहुत बड़ा वैल्यू का शेयर है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसको ये कहां बेचेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जब उनके शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वो क्या करते हैं, कुछ शेयर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं? आपको क्या दे दिया? आपको बोनस दे दिया। अब जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिल गए, देखो पहले मार्केट में अगर 150 शेयर्स थे और 50 शेयर्स और आ गए, अब मार्केट में 200 शेयर हैं। तो अगर इधर मार्केट वैल्यू पर शेयर $5 पर शेयर है, तो इधर में भी इसकी वैल्यू कम होके कितना हो गया है, $4.5 पर शेयर हो गया। यू क्या हुआ, शेयर की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो गई। इस वजह से कम हो गई है क्योंकि आपने मार्केट में ज्यादा शेयर्स फ्लोट कर दिए। आपको पता है कि जिस तरह से क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड या उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। होपफुली आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। सही है। तो मैं यहां लिखूंगा बी में वाई डिविडेंड्स आर इशूड, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, टू मेक द शेयर कैपिटल मोर मार्केटेबल। शेयर कैपिटल को मार्केटेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप बोनस इशू करते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ताकि फिर मैं थर्ड की तरफ जाऊं। बेटा शऊर, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने यहां आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैं उसी एग्जाम्पल को जहन में रखता हूं तो ब्रिटानिया वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। 5 इंटू 150 से कितना आता है, $750। 200 इंटू 4.5 से कितना आता है, 900। क्या शेयर कैपिटल से, बोनस इशू से क्या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हुई है, ज्यादा हो गई है? जी शऊर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो बोनस इशू से आपका शेयर होल्डिंग का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, या आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो जाती है, कम नहीं होती। शऊर क्लियर है? उबैद अभी क्लियर है? क्योंकि मार्केट उतनी तेजी से नहीं गिरता जितनी तेजी से आप शेयर्स में इजाफा करते हो।
अब आते हो तीसरे पॉइंट की तरफ, और वो इसी तरह से मिलता जुलता है। थोड़ा सा मुझे इसके लिए भी बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। मलिक साहब, आपको ये बता दूं, अगर आप लिखते हो कि 3143, पहले एक बंदे के पास 3 शेयर्स थे, उसकी मार्केट वैल्यू 5 है, तो 15 बनता है। अब उसको आपने 1 शेयर और दे दिया, तो उसके पास कितने शेयर दोगे? 4 शेयर दोगे। मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, 4.5 हो गई है। अब कितना हो गया? 18। उसके पास पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी या अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? मलिक साहब, यहां तक क्लियर है? अब आता हूं आपके उस पॉइंट पे। मेरे बच्चे, आप जब 143 करते हो तो सबको 143 मिलेगा। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं। 30, 40 और 30, या मैं ऐसे करता हूं, इसको थोड़ा सा, यही ठीक है। और मैं कहता हूं 145, तो इसको 145 से 6 शेयर मिले, इसको 145 से 8 शेयर मिले, इसको 145 से 6 शेयर मिले। 36, 48, 36। इट मीन्स जो पहले उसकी शेयर होल्डिंग रेशियो थी 30-40-30, अभी भी 30-40-30 है। तो जब आप क्या करते हो, लिखते हो मोर मार्केटेबल, तो सबके लिए ये क्या होगा? मार्केटेबल होगा। नहीं बेटा उस्मान अली, फेस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही फेस वैल्यू होगी। इट मीन्स आपके पास पहले $1 था जिसकी कीमत 120 रुपए थी, अब $2 है और हर एक की कीमत 90 रुपीज है, तो आपके पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 180 हो गई है, बढ़ गई है। उस्मान अली, अभी क्लियर है? बेटा असामुद्दीन, उसकी तरफ आते हैं कि ये जो चौथा शेयर दे दिया है, उस्मान अली एंट्रीज की तरफ आते हैं। मैंने अभी कोई डबल एंट्री नहीं सिखाई, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझे। डबल एंट्री की तरफ आते हैं, मैंने तो अभी डबल एंट्री की ही नहीं है। असामुद्दीन, आपका वो पॉइंट वहां पे क्लियर हो जाएगा कि बोनस तो हम फ्री में देते हैं, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट कर दिया, शेयर कैपिटल बढ़ गया, अब डेबिट किस चीज को करूं? अभी उसकी तरफ आते हैं। मैं पहले ये बता दूं कि क्यों हम डिविडेंड, सॉरी, बोनस को क्या करते हैं? इशू करते हैं। जब आप इस क्यू का मतलब समझ जाएंगे, डबल एंट्री इतनी मुश्किल नहीं है, वो आप समझ जाएंगे। थर्ड आता है कि मैं क्या करता हूं, टू मेक द नंबर ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंटेबल एज कंपेयर टू टोटल इक्विटी। एक एग्जांपल से ये समझाता हूं। देखो, दो कंपनीज है, कंपनी ए और बी। कंपनी ए में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल 1 मिलियन, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स कहते हैं प्रॉफिट माइनस
डिविडेंड्स को 5 मिलियन है, इक्विटी कितनी हो गई है $6 मिलियन। नेक्स्ट ये कहता है मेरे पास शेयर कैपिटल 1 लेके और मेरे रिटेन अर्निंग 59,100,000 है, इसकी इक्विटी कितनी है 6 मिलियन। एक और एग्जांपल भी देखते हैं जिसका शेयर कैपिटल 1,000 है, शेयर प्रीमियम 59,99,000 है, ये भी कितना आता है 6 मिलियन। क्या तीनों की वर्थ सेम है? जी बताएं। नहीं बेटा, वर्थ का मतलब ये है मेरे बच्चे, नॉर्मली मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कैसे मालूम करते हो? इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 1 मिलियन, ये 6 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन, कितना आता है 6 आता है। अगर इधर देखे तो 60 आता है, अगर इधर देखे तो 600 आता है। जी बच्चे ऐसे ही आता है ना? चलिए एक आसान एग्जांपल देता हूं। आपके पास $101 के नोट्स है तो $100 हुए। दूसरे के पास $10 के नोट है तो ये भी 100 हुए। तीसरे के पास एक नोट है और $100 का है, या 2 नोट्स हैं और $50 के। क्या तीनों की वर्थ सेम है? तीनों के पास सेम इन्वेस्टमेंट है, एक जैसे। तो बेटा इधर भी एक जैसी इन्वेस्टमेंट है। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो नंबर ऑफ शेयर्स कम है। ओवरऑल तो सेम है ना। अपने टॉपिक को समझते हैं। अब इन तीनों में ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहा है कि अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हुए तो आपके पास उतनी इक्विटी भी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं जाता हूं डायमंड मॉल की, मैंने आप एग्जांपल दे दी। मुझसे कोई पूछता है लेफ्ट तुम्हारी नंबर ऑफ शेयर्स में उमूमन क्या प्रेजेंटेशन होगी कि मैं ही बंदा हूं। जी बताइएगा। मेरे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट में एक ही शेयर है जहां मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ओनली 1 पीस ऑफ पेपर। तो आम आदमी शायद या एक इन्वेस्टर मुझे सीरियस ही ना ले, यार इसके पास 1-2 शेयर है और उस पर वो क्या कह रहा है, अपने आप को इन्वेस्टर कह रहा है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि इस 2 शेयर्स की बहुत बड़ी वैल्यू है।
Hopefully you are getting my point. तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, बोनस इशू करता हूं ताकि ये इंक्रीज हो जाए। तो दूसरी डबल एंट्री कहां पे होगी? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरी इक्विटी 6 मिलियन है, मैंने एक काम किया, इधर शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया 99,000 से, और इक्विटी वही 6 मिलियन ही रखनी है। तो किस चीज को कम करूंगा? जी बताइएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिटेन अर्निंग को कम करूंगा। देखो मेरे पास दो ही इक्विटी है, अगर मेरी एक इक्विटी ज्यादा हो गई है तो दूसरी इक्विटी को मैं कम करूंगा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मैंने अगर शेयर्स फ्री में दे दिए तो उसको मैं कहां से फाइनेंस करूंगा? तो उसका आंसर है, एज शेयर्स आर इशूड for free, the company will finance it from its own reserves। तो वो डबल एंट्री क्या करेंगे? हम लिखेंगे शेयर कैपिटल क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? या तो रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करेंगे या शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे। ये दोनों आपके वो रिजर्व्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। शेयर प्रीमियम भी रिजर्व है, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग्स भी रिजर्व है, इक्विटी है। रिजर्व्स का लफ्ज इक्विटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ इक्विटी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां 99,000 ज्यादा हो गया, इधर 99,000 कम हो गए। जी उस्मान अली बिल्कुल सही कह रहे, हम रिटेन अर्निंग को फेस वैल्यू पर ही इशू करेंगे। इज जस्ट लाइक आपके पास 10 5,000 के नोट्स थे, तो सिर्फ 10 नोट्स हैं, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं यार मैं कहीं जाता हूं तो ये ना हो जाए कि मुझे मेरा कस्टमर मुझे देखते हुए सबसे पहले कहे यार तुम दोबारा मेरे पैसे नहीं लाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। उमूमन होता ये कि कस्टमर ने अगर पैसे देने हैं, कस्टमर ने पैसे देने हैं, तो जब आप या कस्टमर जब भी जाता है सप्लायर के पास, तो सबसे पहले वो क्या कहता है? उसे कहते हैं यार पुराने पैसे दे दो, नया माल दूंगा। अब वो बेचारा 50,000 रुपए तो लेकर आया है लेकिन कैसे? 10 नोट लेकर आया है। तो ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा? उसने अपने पॉकेट में रखे हैं। जो ही वो एंटर हुआ है, सप्लायर शुरू हो गया, यार आपने दोबारा मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे कब दोगे, वगैरह वगैरह। वो क्या करता है? पॉकेट से पैसे निकालता है और उस वक्त सप्लायर को दे देता है। गलती किसकी हुई? सप्लायर की गलती हुई ना।
जी बच्चे, इस केस में सप्लायर की गलती हुई ना, कि सप्लायर ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ उसके एक्शन शुरू हो गया कि तुम आज दोबारा मेरे लिए पैसे नहीं लाए। नहीं उस्मान अली, ऐसा नहीं होता। लेकिन व्हाट इफ वो शॉपर में कुछ उसको नजर आए कि यार ये तो पैसे हैं, तो जब वो आता है तो शायद उसके लिए कुर्सी भी सीधी कर देता है, क्योंकि उसने पैसे देने। तो इसीलिए हमेशा से मैं आपको कारोबार का एक उसूल समझाता चलूं, जब आपने किसी को पैसे देने तो इसलिए सारे पैसे आप क्या करो, 5-5 हजार रुपए में ना दो, वरना आपको इस किस्म के प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो आप। इसलिए आपको लगता है कि मेरा जो सप्लायर है वो थोड़ा सा बदलिहाज है, तो उसको कभी भी आप नकद पैसे सारे ना दो, उसको नजर आने चाहिए कि आप पैसे ला रहे हो। ये मैं मार्केट की एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, और वो ऐसा ही है कि अगर आपके पास 100 नोट्स होते 500 के, तो ये भी 50,000 बनते। तो वो अगर वो पैसों की उस पूरी गठरी को देखता है तो वो क्या करता है, आपको शायद कुर्सी भी रख ले। एनीहाउ, मेरा टॉपिक यहाँ पे ये है कि इधर भी यही सिचुएशन है कि ये बहुत कम लग रहा है। आप उसे कहते हो मैं मल्टी बिलियनियर ऑर्गेनाइजेशन हूँ, वो सबसे पहले ये कहेंगे यार तुम्हारे पास तो है ही सिर्फ 1000 शेयर, कैसे बिलियनियर ऑर्गेनाइजेशन हुए। लेकिन अगर वो क्या करता है, 1 बिलियन या 10 मिलियन शेयर कैपिटल बता देता है, तो उसे पता है कि अब ये एक बड़ी कंपनी है, क्योंकि उसके शेयर कैपिटल्स क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेबल हो रहे एज कंपेयर टू इट्स इक्विटी। उसकी इक्विटी ज्यादा है तो शेयर कैपिटल भी ज्यादा है। अगर आपके शेयर कैपिटल कम है और वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे आपके इक्विटी को, तो आप शेयर कैपिटल को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाते हैं? बोनस इशू करके आपके शेयर कैपिटल बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? जी बाकी लोग? सही। अच्छा जी, डबल एंट्री को एक बार फिर से देखें। मैंने शेयर कैपिटल बढ़ा दिया है, इक्विटी बढ़ गई, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल क्या करेंगे, इक्विटी ही कम करेंगे। तो डबल एंट्री क्या होगी, एक इक्विटी डेबिट, दूसरी इक्विटी क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगे। एक एग्जांपल करते हैं। ओपनिंग शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम वर 4 lakh and 250,000 respectively। $1 शेयर कैपिटल। फिर आप क्या लिखते हो, 145 बोनस इशूड। इसमें एट द रेट नहीं होता, क्योंकि आप कैसे बेचते हो बोनस को, फॉर फ्री। समझ आ रही है इस चीज की?
शेयर कैपिटल $1, ओपनिंग 4 lakh, शेयर प्रीमियम ओपनिंग 250,000। स्टेप नंबर 1 क्या था? एग्जिस्टिंग शेयर्स फाइंड आउट करना। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना है? शेयर कैपिटल $4 lakh, फेस वैल्यू 1 से 4 lakh शेयर्स। स्टेप 2 क्या था? न्यू शेयर्स। यही पढ़ा है ना? स्टेप 3 क्या था? डबल एंट्री। इस क्वेश्चन में आपको शेयर प्रीमियम ही गिवन है। शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 80,000 शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? $1, $80,000। शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ $80,000, रेफरेंस में बोनस, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से? $80,000 से। यू आपके पास ये कितना रह गया? 480,000। ये कितना रह गया? 170,000। लेकिन जो ओवरऑल इक्विटी स्टार्ट में थी 650,000, अब भी कितनी है? 650,000 ही है। जी बेटा, क्लियर है? सही बेटा, कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। मारोश, एमन, इफ्जाल, नवीद, काजी इफ्जान, फसी, उबैद। आज एक और बच्चा भी मिसिंग है। और उस बच्चे का नाम है समीर। वो भी आज मिसिंग है। फसी बेटा, एक और एग्जाम्पल आ रहा है तो उसको मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ वहां पे। ठीक है फसी बेटा, आप इस एग्जाम्पल को देखते वहां पे मैं आपको समझा देता हूँ। एबीसी कंपनी commenced business by issuing $5,002 share capital at the rate of $10. After 1 year, it issued bonus of 144। तो सबसे पहले आप लिखते हो स्टार्ट में क्या हुआ था। मैं आंसर इधर कर देता हूं। स्टार्ट में बैंक या कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट।
बैंक डेबिट हुआ था कितना, 5000 शेयर हैं, इनटू फेयर मार्केट वैल्यू। मैं इसको सिर्फ मार्केट वैल्यू लिखता हूँ। मार्केट वैल्यू 10, इससे कितना बना, $50,000। शेयर कैपिटल क्रेडिट 5000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू $2, 10,000 बना। और शेयर प्रीमियम कितना बना, बैलेंसिंग फिगर। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा आपको फंसी, बेटा आपको जैसे कि पता है, मैं अगर $1 160 का ले रहा हूं तो उसमें तो सिर्फ 1 लिखा होता है। ये बाकी क्या चीज है, ये जो बाकी है ये प्रीमियम है। चूंकि उसका डिमांड ज्यादा है तो 1 लिखने के बावजूद हम उसको 159 और भी पे करते हैं तो 160 का $1 मुझे मिल जाता है। फंसी, ये बात क्लियर है? बेटा इधर भी यही चीज है कि उस पर फेस वैल्यू तो $2 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि उसकी डिमांड ज्यादा है तो आप कितने का बेच रहे हो, 10 का बेच रहे हो। तो कंपनी अगर 2 की शेयर 10 पर बेचे तो कितना उसने एक्स्ट्रा कमाया, 8 का एक्स्ट्रा कमाया, जो कि प्रीमियम कहलाता है। तो शेयर कैपिटल अलग होता है, शेयर प्रीमियम अलग होता है। और मैंने ये भी समझाया था कि हम क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हर वक्त ये पता हो कि नंबर ऑफ शेयर्स इसने कितने इशू किए हुए हैं। इधर बैंक के अगेंस्ट आ गया 10,000, इधर बैंक के अगेंस्ट आ गया 40,000। साल खत्म हुआ, इसका कैरी डाउन बैलेंस बना। नया साल शुरू हुआ तो इसका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब क्या लिखा हुआ है, बोनस इशू कितना, 144। सबसे पहले आप लिखोगे स्टेप नंबर 1, एग्जिस्टिंग शेयर्स। कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, 10,000 डिवाइड बाय 2 से 5,000 शेयर्स। जी ये क्लियर है? फंसी? स्टेप 2, न्यू शेयर्स। 144 का मतलब है जिसके पास 4 होंगे उसको 1 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसके पास 8 शेयर होंगे उसको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा ही है ना? जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उसको 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेसिकली आप क्या कह रहे हो,
एग्जिस्टिंग शेयर्स 5000 इंटू 144, जिससे हमारे पास कितना आता है 1250 शेयर्स। स्टेप 3 डबल एंट्री, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितना 1250 शेयर हैं और हर एक की फेस वैल्यू कितनी है $2 है। 2500 शेयर कैपिटल 2500 से ज्यादा हो गया और शेयर प्रीमियम 2500 से कम हो गया। यू आपके पास ये कितना आता है 12500 और ये आपके पास कितना आता है 37500। देखिए वही 50,000 है जो स्टार्ट में थे, अभी भी 50,000 है, लेकिन क्या हुआ कुछ एक इक्विटी ज्यादा हुई तो दूसरी इक्विटी कम हो गई। शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। होपफुली अब सबको क्लियर है। वेरी गुड जी। बाकी लोग बेटा कमेंट करें ताकि फिर हम इसको वाइंड अप कर लें। सही बेटा, उस्मान अली हर जगह 144 यूज नहीं होता, ये तो डिपेंड करते हैं आप कितने शेयर्स दे रहे हैं। इधर मैंने 144 यूज किया है बेटा, इधर देखो मैंने इधर 145 यूज किया। ये तो आपको 146 भी हो सकता है, 143 भी हो सकता है। अरे आसाम बेटा, 144 का मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपको कितने शेयर्स इशू करने। मैंने आपको कल एक चीज और सिखाई थी कि अगर एग्जिस्टिंग 4000 है और आपको लगता है कि न्यू शेयर्स 800 आपका मकसद पूरा कर सकता है, तो न्यू डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग 800 बाय 4000 से 145 आ गया। असामुद्दीन अब ये क्लियर है ये पॉइंट। 20% को छोड़ो, एक होता है गोली मारो, एक होता है गोला मारो। तो एक बहुत बड़ा गोला मारो उससे। सही है। अच्छा जी बेटा, स्क्रीन